हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने पहले किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 2 हम लोगों ने कर लिया था, और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर जो कि है 3। ठीक है, धातु और अधातु। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा प्रेम सर क्लासेस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु, तीसरा नंबर चैप्टर। तो आगे बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 10 धातुओं के नाम लिखिए। तो 10 धातु क्या क्या है हमारे पास वो देखते हैं। तो 10 धातु में सबसे पहला हो गया आपका सोडियम, दूसरा हो गया मैग्नीशियम, तीसरा हो गया पोटेशियम, चौथा हो गया कैल्शियम, पांचवा हो गया लिथियम, छठा हो गया बेरिलियम, और आपका सातवां हो गया आयरन, आठवां हो गया निकेल, नौवां हो गया कॉपर, और 10वां हो गया जिंक, 11वां आपका सोना, 12वां आपका चांदी। ठीक है, और आगे चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में 10 अधातुओं के नाम। ठीक है, तो अधातुओं में क्या क्या हो गया? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हम आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ देख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है? आधात वर्धियक तथा तन्य का क्या कार्य या फिर अर्थ होता है। ठीक है, तो धातुओं के पीटने से उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। धातुओं के इस गुण को आधातवर्धी कहते हैं। यानी जब धातु को पीटते हैं ना, पीट के जब उसको पतला चादर में, या फिर ये इसी को हम लोग तन्य कहते हैं, जो पतला चादर में। यानी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तन्य। तो तन्य क्या होता है कि धातुओं को खींचकर उनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्य कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आधातवर्धी क्या है? तो धातुओं के पीटने से जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यानी कोई भी धातु, मान के चलिए अब कोई एक ये ले लिए, ये लोहा ले लिए, मान के चलिए लोहा को पीट के आप पतला चादर में या फिर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है? इस गुण को, उसको क्या बोलते हैं? आधातवर्धी बोलते हैं। ठीक है, तो तन्य इसी प्रकार क्या है आपका तन्य। तन्य क्या होता है? तन्य यानी कि एक लंबा कोई तार वगैरह। ठीक है, तो जैसे धातुओं को खींचकर क्या करते हैं, उनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? तन्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। दूसरा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, तो सबसे पहला उत्तर क्या है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव कौन सी धातु होती है? पारा। पारा यानी कि Hg। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na। ठीक है, तीसरा जो है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? तो चांदी सबसे अच्छी चालक होती है ऊष्मा की। ठीक है, चौथा, एक शीशा भी है। ठीक है, जो शीशा होता है वो भी हमारी ऊष्मा की चालक होती है। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? हमेशा देखिएगा, जो सोडियम धातु होता है ना, उसको हम लोग केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्यों रखते हैं। तो सोडियम क्या होता है कि सोडियम काफ़ी अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। साथ साथ यह धातु जल के साथ भी तेज़ी से अभिक्रिया करता है। इसीलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि सोडियम जो है बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है, वो बहुत जल्दी क्रिया करता है। ठीक है, सोडियम क्या है? बहुत जल्दी क्रिया करता है। इसीलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, सोडियम केरोसिन तेल में इसको डुबो कर रखते हैं। क्योंकि अगर उसको डुबो कर नहीं रखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, जो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ जल्दी क्रिया करके वो साथ साथ क्या कर लेगा, आग भी पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लीजिएगा। चलते छठा नंबर क्वेश्चन पे कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जब अभिक्रियाशील धातु
को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, कौन सा गैस मिलता है? हमारा यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहीं पे है कि आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखें। ठीक है, तो आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? यहाँ देख सकते हैं आप कि Fe प्लस H2SO4 को क्या कर सकते हैं हम लोग, अभिक्रिया करेंगे तो FeSO4 प्लस H2O बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग किए हैं Fe यानी कि जो आयरन है उसको हम लोग H2SO4 के साथ अभिक्रिया किए हैं, तो क्या बना मेरा FeSO4 प्लस H2O बना। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिंक को, यहाँ पे देख सकते हैं, जो जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा कि जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। ठीक है, तो जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से आयरन विस्थापित हो जाता है। ठीक है, और जिंक सल्फेट का नया यौगिक बन जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक अभिक्रिया भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस FeSO4, इसका अभिक्रिया करके क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। ये 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ठीक है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। सबसे पहला है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 1-2 नंबर का पूछ देता है। चलिए देखते हैं, पहला क्या है हमारा है खनिज, दूसरा क्या है आयरन, तीसरा है गैंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि खनिज क्या है। ठीक है, तो खनिज क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, जो भूपर्पट्टी में यानी जो भूमि के नीचे में पाया जाता है, मतलब जो ज़मीन के नीचे जो पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, उसको, उसी को हम लोग, उसी तत्वों को क्या बोलते हैं, यौगिक या फिर खनिज बोलते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा अयस्क है। अयस्क किसे बोलते हैं, अयस्क जो है, अयस्क हम लोग किसको बोल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि अयस्क है जो वैसा खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद ढंग से होता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोहे का अयस्क क्या हो सकता है, हेमेटाइट Fe2O3, दूसरा क्या हो सकता है मैग्नेटाइट Fe3O4। ठीक है, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सोडियम, पोटेशियम तथा जो लिथियम है यानी Na, K और Li, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम का Na, पोटेशियम का K और लिथियम का Li। तो उसको क्या करते हैं कि तेल के अंदर संग्रहित करते हैं, यानी डुबो कर रखते हैं। क्यों? यहाँ पे जो है पहले हम लोग देखे थे कि सोडियम को डुबो कर रखता है, तो क्यों, वही चीज़ है, सेम इसमें वही रीज़न होगा। उसी तरह पोटेशियम को भी उसी तरह डुबो कर रखते हैं, लिथियम को भी उसी तरह तेल में डुबो कर रखते हैं, तो क्यों रखते हैं? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम क्या है, काफ़ी अधिक क्रियाशील धातु है, जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, साथ साथ यह क्या करता है, धातुओं जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को सुरक्षित रखने के लिए तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे 10वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10वां नंबर, हाँ, तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं कि 1 मिनट, यहाँ पे है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है। सबसे पहली बात है कि ये हमारा जो है ना बहुत ही VVI क्वेश्चन है, VVI, इसको लिख कर रख लीजिए, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये पूछता ही पूछता है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले रासायनिक गुणों के आधार पर, किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है ना, धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर, यहाँ रासायनिक गुण देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि धातु और अधातु, इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। सबसे पहला है कि धातु, पहला नंबर पे क्या है, जो धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे क्या है Na प्लस और Ca++ यानी Ca++। ठीक है, उसी पे चल जाते हैं 1 नंबर अधातु में, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर क्या होते थे, धातुएं क्या होते थे, यहाँ पे देख सकते हैं, धातु जो होता था वो धनात्मक होता था, और यहाँ अधातु क्या है,
ऋणात्मक होता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में Cl- और O-, ठीक है। दूसरा नंबर पे चलते हैं। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2, ठीक है। और अधातुएं क्या है, अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, नहीं सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती। यहाँ क्या करता था, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता था, लेकिन यहाँ पे जो अधातु है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं C+2H2SO4 = CO2 + 2SO2 + 2H2O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में क्या है कि धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाते हैं, जैसे 2Na + Cl2 = 2NaCl, ठीक है। और यहाँ पे अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाते हैं, जैसे 2H + Cl2 = 2HCl, ठीक है। चलते हैं हम अपना चौथा नंबर धातु का। चौथा नंबर में क्या है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो जल में घुलकर क्षार देते हैं, ठीक है। और चौथा इस पे क्या है, अधातु में अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जो जल में घुलकर अम्ल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, धातु के ऑक्साइड क्षार देते हैं और इसमें अधातु के ऑक्साइड क्या देते हैं, अम्ल देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा नंबर इसका अंतर में। इसमें क्या है, धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे Ca + H2 = CaH2। और यहाँ पे अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2 + S = H2S, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिए कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, अस्थायी हाइड्राइड बनाते हैं, और यहाँ पे अधातुएं क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा सही से। तो चलिए इसका आंसर क्या है कि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इसका देख लेते हैं, एल्यूमिनियम Al2O3 और जिंक ऑक्साइड क्या है, ZnO, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात है कि उभयधर्मी ऑक्साइड वह है जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऑक्साइड जो होते हैं जो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और क्या करते हैं, और कुछ ऑक्साइड जो है वो क्या है, क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखिए, परंतु क्या है, कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, लोग उभयधर्मी ऑक्साइड इसे ही कहते हैं। इसका तो एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, ठीक है, इसे भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे कि सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इससे उदाहरण में देना है सक्रियता श्रेणी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि धातुओं को यहाँ पे देख सकते हैं आप कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है। इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको हम लोग व्यवस्थित भी करना है, यानी इसको उदाहरण भी देना है। उदाहरण में देख सकते हैं आप कि पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी, फिर सोना, ठीक है। इसे हम लोग अवरोही क्रम में सजाते हैं। अवरोही यानी कि आपको पता होगा कि घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। सबसे क्रियाशील धातु आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि सबसे क्रियाशील धातु कौन है इसमें से, सबसे सक्रिय श्रेणी में। तो सबसे पहली बात है कि पोटेशियम होगा, उससे कम क्या होगा, सोडियम होगा, उससे कम कैल्शियम, इस तरह है ना। इसी तरह आप नीचे आते जाइएगा, तो यही है आपका सक्रियता श्रेणी, ठीक है। इसे आप कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो पोटेशियम सबसे अधिक तथा सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। मैंने तो बताया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक तथा जो सोना है सबसे कम क्रियाशील धातु है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, तो आपका जो 13वां नंबर क्वेश्चन है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं VVI, ठीक है। तो इसे भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग कि 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है, ठीक है। तो भर्जन और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे इसी तरह डिवाइड कर दीजिएगा 2 पार्ट में, और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले भर्जन है, उसके बाद निस्तापन है, ठीक है। तो हम लोग भर्जन पे चलते हैं कि भर्जन का पहला नंबर क्या है, सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। जो सल्फाइड एस्क है उसको क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर अगर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक। कभी कभी आपको पूछ देगा कि भर्जन किसे कहते हैं, तो आपको यही वाला ये देना है, ठीक है, परिभाषा यही देना है, ठीक है। उसी तरह निस्तापन अगर पूछ दिया जाए तो निस्तापन में भी आपको यही वाला देना है, ठीक है। तो चलिए निस्तापन का देखते हैं हम लोग कि निस्तापन क्या है कि कार्बोनेट एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट एस, क्या है यहाँ पे आपका कार्बोनेट एस, और यहाँ पे क्या था, सल्फाइड एस। इसमें तो ही फ़र्क है, ठीक है। इसी को हम लोग भर्जन बोलते हैं और इसको हम लोग निस्तापन बोलते हैं, ठीक है। अब निस्तापन देख लिए। चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। आपको यहाँ है आपका, यह सल्फाइड एस के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे 2ZnS प्लस 3O2 इक्वल टू 2ZnO प्लस 2SO2, ठीक है। और इसमें क्या है कि यह कार्बोनेट एस के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे ZnCO3 इक्वल टू ZnO प्लस CO2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका VVI क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें। संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, धातु का ऑक्सीजन से संपर्क होना, धातु का जलवाष्प के साथ संपर्क होना, ठीक है। चलिए 15 नंबर के बाद 14 नंबर के बाद आप 15 नंबर पे आते हैं। ये भी हमारा 2016 में पूछा गया था, ठीक है। ये जो आपका 2015 में पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं। इधर तो नहीं लिखा हुआ था ना, 2015-16 नहीं लिखा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2015 में 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, और जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो आपका पूछा था 2016 में। यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में आपका पूछा था 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खनिज और अयस्क में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो खनिज और अयस्क में 2 अंतर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहला जो आप लिखिएगा वो है कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है। तो खनिज है भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं, और अयस्क क्या है, वैसे खनिज पदार्थ, है ना, वैसे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद ढंग से होता है, उसे अयस्क कहते हैं। इसका दूसरा नंबर क्या है, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा नंबर क्या है, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था 2012 में पूछा गया था, ये भी आपका VVI है, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। एक्वारेजिया क्या है, इसी को हम लोग अम्ल राजा या फिर अम्लराज कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, कभी कभी आपको पूछ देगा कि अम्लराज क्या है, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा कि अम्लराज क्या है, उसी को आपको जानना पड़ेगा कि अम्लराज और एक्वारेजिया क्या है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी पूछ देता है कि अम्लराज क्या है, या फिर पूछ देगा कि एक्वारेजिया क्या है, तो आपको बताना है। तो चलिए क्या होता है कि एक्वारेजिया या फिर अम्लराज क्या है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3:1 जो है ना, उसका जो ताज़ा मिश्रण होता है उसी को हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। तो एक्वारेजिया एक ऐसा भभकता और प्रबल द्रव है जो सोने को गला सकता है। सोने को कौन गलाता है, एक्वारेजिया, ठीक है। या फिर एक्वारेजिया द्वारा भी हम लोग गला सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन पे। यह भी आपका VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप VVI कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए कब पूछा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है कब पूछा गया है, 2010 में, ठीक है। 2010 में ये पूछा गया है। तो देख सकते हैं ये जो है आपका क्रियाकलाप जैसा है, ये पूछ देता है आपको, ये पूरा कर लीजिएगा, ठीक है।
सबसे पहला चीज़ क्या है कि इसमें पूछा गया कि किसी धातु की तनु H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाई विधि से एकत्र किया जाता है। निम्नांकित के उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्या है, पहला पूछा गया है कि गैस का नाम क्या है। इसमें आपको बताना है कि गैस का नाम क्या है। तो गैस का नाम क्या है कि हाइड्रोजन गैस यानी H2 है, सॉरी H2 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि गैस को एकत्र करने की विधि का नाम क्या है, अगर नाम बताइए। ठीक है, तो अधोमुखी विस्थापन। ठीक है, इसको एकत्र करने की विधि क्या है, अधोमुखी विस्थापन। चलिए तीसरा क्या है, सी नंबर पे, क्या गैस जल में विलय है अथवा नहीं। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा कि जल में अविलय है, यानी कि विलय नहीं है। ठीक है, अविलय है, यहाँ पे देख सकते हैं अविलय लिखा हुआ है, यानी जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर आपका दिया हुआ डी में क्या है, देख सकते हैं कि क्या गैस वायु से हल्की है अथवा नहीं। यहाँ क्या है, वायु से हल्की है गैस। गैस क्या है आपका, वायु से हल्की है। इसके बाद जो है आपका ई नंबर क्वेश्चन है, गैस का रासायनिक सूत्र लिखे। तो गैस का रासायनिक सूत्र H2 है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो पारा के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। तो अयस्क का नाम क्या है, सिनाबार, और इसका सूत्र क्या है, HgS। ठीक है, ये एक नंबर में पूछ देता है आपको, है ना। अयस्क का क्या नाम है, सिनाबार, और आपका जो है इसका सूत्र क्या है, HgS। ठीक है, चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या देख सकते हैं आप कि एक ऐसी अधातु का नाम दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, तो क्या है आंसर इसका, ब्रोमीन Br। ठीक है, ब्रोमीन Br आपका आंसर है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी धातु का नाम दीजिए जिससे हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। तो सीसीएम क्या है, CCM याद रखिएगा। ये सब एक एक नंबर पे पूछा गया सवाल है, तो आप इसे आसान में मत लीजिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। यानी देखिए जो और जनरली क्या होता है कि धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक है, तो कौन सा अधातु हो सकता है, तो आंसर क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमेशा देखिएगा आप, जो पेंसिल की नोक पे होता है पेंसिल, वो उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। कभी आप उससे देखे होंगे बिजली करंट मारता है, कभी आप दोनों साइड जो होता है घिस के रखिएगा, और ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन वो क्या होता है, धातु का सुचालक होता है। यानी धातु उसमें करंट क्या है, उसमें करंट प्रवाहित होता है, तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा घर पे। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो चमकीला होता है। तो क्या है अधातु का नाम जो चमकीला होता है, आयोडीन। ठीक है, चलते हैं हम 23वां नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा VVI है, ये भी पूछा गया सवाल है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है 23वां नंबर क्वेश्चन पे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो आयनिक यौगिक, यहाँ पे क्या है, आयनिक यौगिक प्राय ठोस एवं कठोर होते हैं। इसका आयनों के बीच आकर्षण बल काफ़ी मजबूत एवं दृढ़ होता है। ठीक है, इनके मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कथांक उच्च होता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो आयनिक यौगिक जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, ठोस होता है एवं कठोर भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ठोस और कठोर भी होता है, यानी वही है जो सख्त होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसका आयनों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, यानी एक दूसरे में जो चिपकाव या फिर चिपका हुआ बहुत मजबूती से चिपका हुआ रहता है। ठीक है ना, वही आकर्षण बल हुआ। मजबूत दृढ़ होता है, इनका क्या है, मजबूत अंतर आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी अगर सख्त चीज़ होता है या फिर हार्ड चीज़ होता है, उसको तोड़ने में क्या होता है, काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ठीक है ना, वही चीज़ बोला गया है। इसी आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए क्या होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, यानी हाई होता है, हाई लेवल का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उच्च। ठीक है, चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, एल्यूमिनियम अत्यधिक सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है, यहाँ पे एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। जो खाना बनाने वाला जो बर्तन है ना, उसको बनाने में किया जाता है एल्यूमिनियम का। अत्यधिक क्रियाशील सॉरी, ये अत्यंत क्रियाशील धातु है, ये तुरंत क्रियाशील या फिर क्रिया कर लेता है कोई भी। ये मान के चलिए कोई भी ये खाना वगैरह होता है, देखिएगा कभी भी आप एल्यूमिनियम किसी जर्मनी जो होता है, ऑलरेडी हम लोग घर में बुलाया जाता है हम लोग का इधर कि जर्मनी का ये बर्तन, तो वही जो एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है ना, उसमें कभी भी आप देखिए गर्मी का दिन में कुछ रखिएगा तो जल्दी क्या होता है, खट्टा हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता है। तो क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों, तो एल्यूमिनियम काफ़ी अधिक क्रियाशील धातु है, जो वायु से अभिक्रिया करके अपने पृष्ठ पर ऑक्साइड का एक परत बनाती है, जिससे एल्यूमिनियम के बर्तनों पर दूसरे रासायनिकों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु होने के बावजूद भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम काफ़ी अधिक क्रियाशील धातु है, ये तो मैंने बताया है ना। लेकिन क्या है, जो वायु से अभिक्रिया करके अपने पृष्ठ पर ऑक्साइड का एक परत बना लेती है। क्या, किस चीज़ का परत बनाती है, आप देख सकते हैं ऑक्साइड का। ठीक है ना, किसके साथ अभिक्रिया करके, यहाँ पे देख सकते हैं वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अपने पृष्ठ पर ऑक्साइड का एक क्या बनाती है, परत बनाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एल्यूमिनियम के बर्तनों पर दूसरे रासायनिकों का क्या होता है, या दूसरे रासायनिकों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु होने के बावजूद भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो शुद्ध सोना किसे कहते हैं, इसे आभूषण बनाने में किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है कि शुद्ध सोना क्या होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। हमेशा देखिएगा सोने का दुकान पे जाइएगा तो आपका जो शुद्ध सोना होता है ना, वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन क्या करता है, जो शुद्ध सोना हम लोग पहन नहीं सकते, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है ना, वो नरम होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बताया गया है आंसर में कि शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, यह काफ़ी नर्म होता है, जो आभूषण बनाने में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जब 22 भाग सोना में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है तो यह आभूषण बनाने में उपयुक्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होता है ना 24 कैरेट का होता है, ये तो हमको पता है। लेकिन जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, जो औरत लोग ज्वेलरी पहनती होगी, तो क्या होता है, जो आपका सोना होता है ना, वो आपका 22 कैरेट का होता है, जो कि किस किस चीज़ से मिला हुआ रहता है, तांबा या फिर चांदी। ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जो शुद्ध ये जो 22 कैरेट का जो सोना होता है, जो 24 कैरेट का, तो वो कौन कौन धातु से बना हुआ रहता है, अदर कौन कौन से धातु से मिलकर बनाते हैं, तो तांबा और चांदी से मिलकर बनाते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ भी देता है। तो क्या यहाँ पे क्या बोला कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यह काफ़ी नर्म होता है, जो आभूषण बनाने में उपयोग नहीं होता है। यदि अगर 24 कैरेट का सोना बनाया जाए ना, तो वो अगर थोड़ा सा भी मुड़ जाए ना, तो वो टूट जाता है। तो इसीलिए 24 कैरेट का सोना का हम लोग ज्वेलरी नहीं बनाते हैं। इसीलिए 22 कैरेट क्या करते हैं, जो 22 भाग होता है सोना में, 2 भाग क्या मिलाते हैं, तांबा या फिर चांदी भी मिलाते हैं। ठीक है, तो यह आभूषण बनाने में उपयुक्त होता है। वही चीज़ बोला गया कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यह काफ़ी नर्म होता है, जो आभूषण बनाने में उपयोग नहीं होता है। जब 22 भाग सोना में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है तो यह आभूषण बनाने में उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये एक नंबर में पूछ देता है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे Na यानी कि सोडियम का क्या होता है रासायनिक सूत्र, Na11। ठीक है, Na11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाभिक कहाँ पे है, Na11 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा कितना कोष्टक है यहाँ पे, 1 2
तीन कोष्टक हैं। तो तीनों में देख सकते हैं सबसे पहला भाग क्या है, यहाँ पे अंदर में कितना है, 1 है। बाहर में आप देख सकते हो उसके भीतर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। तो यही चीज़ आपका पूछेगा कि इसका नाभिक कहाँ पे है, तो वही देख लीजिए। इसका नाभिक यहाँ पे है। दूसरा, इसका नाभिक यहाँ पे होता है, इसका नाभिक यहाँ पे होता है, लेकिन इसकी बाहरी कक्षा में कितना कितना ये होता है वो आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो जो होता है KLMN, ठीक है, KLMN के सॉरी ये देखिएगा, आप पढ़िएगा आगे चल के KLMN, इस तरह पढ़िएगा आप, इसका कोष्टक जो होता है फिर समझ में आएगा। चलिए उसके बाद चलते लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा आगे के चैप्टर में वो सब बताएंगे हम। जो 26वां नंबर क्वेश्चन है ये बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला है कि अब आप देख सकते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 27वां नंबर क्वेश्चन, हाँ, तो हम लोग देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। ये हमारा एक VVI क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, VVI है, इसको आप VVI कर लीजिएगा। और क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देख सकते हैं कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी धात्विक चमक होती है तथा ये अधातुवाद्य एवं तन्य धातु हैं तथा ये कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो चलिए हमारा यहीं पे ख़त्म होता है आपका तीसरा चैप्टर। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल प्रेम सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है साइंस के जितने भी चैप्टर्स होंगे मैं सब पढ़ाऊँगा। अभी तक तो मेरा 1 2 3 हो गया है, इसके बाद हम लोग चौथा नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रेम सर क्लासेस पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं अच्छी नॉलेज दे सकूं आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।